बाय ह्यूमैनिमिस्ट। ये एक छोटी सी संस्था हम लोगों ने बनाई है ह्यूमैनिमिस्ट की। और इसको अगर आप ब्रेक करें तो आप पाएंगे कि इसमें दो शब्द हैं। एक है ह्यूमनिस्ट और सर इसको एक दूसरा, बार जो आपका प्रेजेंटेशन है ना ग्रुप में डाल दे तो हो सकता है कई लोग ज्वाइन कर लें 5-10 मिनट नहीं में। डाला है मैंने। हाँ। नहीं वो और लिंक डाला है ना वो फोटो सहित हम डाल दे रहा है। 1 मिनट रुके। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके ओके। फिर भी फिर भी ज्यादा लोग आएंगे नहीं मुझे लगता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा ठीक है सभी के कोई अपने बात अपने नहीं। काम होते हैं। बट मैं इसको फाइनली अच्छा यूट्यूब पे डालूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, तो इसलिए ये एक रिकॉर्डेड हो जाएगा पर्सन। ठीक है ठीक है ठीक है कोई इसलिए दिक्कत अब मैं नहीं इसको वो। फॉर्मली एक स्टार्ट करता हूँ अब। हाँ। जी सर जी सर। तो जो ह्यूमैनिमिस्ट ग्रुप है ये बेसिकली दो शब्दों से बना है, ह्यूमनिस्ट एंड एनिमिस्ट। जो ओके ओके व्हेन वी से ह्यूमनिस्ट, दैट मीन्स कि हम सभी ह्यूमन हैं। तो जो हमारे लिए सब कुछ ठीक हो और जो हमारी पॉलिसी हो और जो हमारे फायदे के लिए हो, ह्यूमैनिटी के लिए, वो करने वाले को ह्यूमनिस्ट कहेंगे। राइट। और जो एनिमिस्ट है वो है सर्वात्मवादी। दैट मीन्स who believes in all components of nature, and they believe that every component of nature is a living being, and it has to be respected, and it is a stakeholder in the development of humanity। चाहे वो ठीक। फॉरेस्ट हो, स्काई हो, जो पंच तत्व है उससे रिलेटेड सारी चीजें। हाँ तो इसको दोनों को मिला करके हम लोगों ने ह्यूमैनिमिस्ट नाम रखा। और पर्पज ये था जी कि हम लोग ह्यूमन तो हैं, बट अगर हम हाँ सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में नहीं लेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ दिस न्यू नेम केम, ह्यूमैनिमिस्ट। तो इसका जो पहला मीटिंग आज हम लोग कर रहे हैं वो है बिजनेसेस फॉर बायोडिग्रेडेबल अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो जो मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे वो होंगे कि एक तो इसको डिफाइन कैसे करें। और क्योंकि जो हम मार्केट में देखते हैं वर्ड वो कहीं क्वांटिफाइड नहीं है। सो एक प्रयास होना चाहिए कि हाउ टू क्वांटिफाई इट। पर्पज ये है कि इस मीटिंग के बाद इसको रिफाइन करके एक गवर्नमेंट को जब हम लेटर लिखेंगे तो उसमें एक प्रोफेशनल अंदाज में लिखना है, इसलिए हर चीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं। सिमिलरली इस तरह के बिजनेसेस क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखना चाहेंगे। और थर्ड, कि इसके फीचर्स क्या है, इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनके फीचर्स क्या हैं, इस तरह के बिजनेसेस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और कैसे ये खुद, जो ये बिजनेसेस हैं वो खुद कैसे जो अपनी डिफिकल्टीज हैं उनको ओवरकम कर पाएंगे, और गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशंस हैं। ये अ, हम लोगों ने सोचा था। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिफाइन आवर these टर्म्स, अर्थ फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। सो मैंने डिक्शनरी देखा पहले तो, क्योंकि सबसे पहला आंसर वहीं से आता है कि जो स्टैंडर्ड डिक्शनरीज हैं उनमें कैसे डिफाइन किया गया है। तो आई फाउंड कि इको फ्रेंडली मीन्स नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट और ट्राइंग टू हेल्प द एनवायरमेंट। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो इको फ्रेंडली की जगह हम अर्थ फ्रेंडली कह सकते हैं और उसी तरीके से अर्थ फ्रेंडली डिफाइन कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट ऑल, वो अब आगे देखेंगे। सिमिलरली जब बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग जब देखा तो था, और ये हमने वेबस्टर डिक्शनरी से पाया था, दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली एंड नॉट हार्म द अर्थ और द सॉइल। उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ओके फाइन। बट इसको क्वांटिफाई जब करना हो तब प्रॉब्लम आती है। सो क्या हम कैसे इसको कुछ एजम्पशन ले सकते हैं इसका। सो वी कैन सेफली एज्यूम फ्रॉम द अबव डेफिनेशन that earth friendly products are those which तो retard the अक्सर yeah, वो थोड़ा नेट का इशू आ गया था तो रिज्वाइन किया है। नहीं कोई बात नहीं। so earth friendly products are those which retard the degradation of earth। now ये मैंने अपनी ओर से लिखा है retard the degradation। why I am saying retard the degradation? because we know that everything in nature has a age। सबकी उम्र है, इवन अर्थ की भी उम्र है, भले ही वो बिलियंस ऑफ ईयर्स हो। और हालांकि हमारे लाइफ टाइम के लिए
या मे बी फॉर नेक्स्ट 100 जनरेशंस के लिए अर्थ इसकी एज स्टिल इन्फिनिटी हो, बट इसका डिग्रेडेशन तो हुआ है आज तक, और उसमें एक्सेलरेशन भी हुआ है। तो मैं ये समझूंगा कि अगर कोई प्रोडक्ट उसके डिग्रेडेशन के जो एक्सेलरेशन है उसको ही रोक दे, उसको रिटार्ड भी कर दे अर्थ के डिग्रेडेशन को, या हमारा ह्यूमन हेल्थ जो है इसका भी एजिंग तो हो ही रही है, हेल्थ की भी एक डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है जो होना है, बट उसको रिटार्ड कर सके एटलीस्ट। और उसी तरह से एनवायरमेंट के जो डिग्रेडेशन का जो एक्सेलरेशन है उसको रिटार्ड कर सके। एंड इफ द रिटार्डेशन कैन स्टार्ट टेकिंग प्लेस और द rate of acceleration can be slowed down, then also we can call them earth friendly. That is how I thought. ठीक है। नाउ अब अगर हमको डिफाइन करना हो कि अर्थ फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो देन इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कैन बी कंसीडर्ड अर्थ फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल बोथ इफ इट or more than 80% of it is compostable within a defined time period, say within 12 months period. अभी हम किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट 100% कंपोस्ट होता हो किसी टाइम पीरियड में, ऐसा डिफिनीशन, ऐसा सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नहीं दिया है, या कोई सर्टिफाइंग एजेंसी अभी नहीं दे रही है जो मैंने स्टडी किया। तो मैं इसको कहता हूं कि लेट्स एज्यूम कि 12 मंथ्स टाइम हो एंड कोई भी कंपोनेंट 100% कंपोस्ट नहीं होगा, तो एक एजम्पशन मान ले 80%, एंड इट और इट्स कंपोनेंट्स डज नॉट एडवर्सली अल्टर द एग्जिस्टिंग कंपोजिशन ऑफ एयर एंड वाटर। हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कंपोजिशन का मतलब, लेट अस एज्यूम कि आज की डेट में एयर की क्वालिटी खराब हो गई है, एयर का कंपोजिशन डिस्टर्ब हो गया है, तो हम आज की डेट से अगर कोई प्रोडक्ट लें और वो अल्टर न करे एडवर्सली, उसी तरह से वाटर का, क्योंकि हम सब जानते हैं क्या हाल हुआ है वाटर का भी, फॉर मोर देन ए प्री डिफाइंड पीरियड, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्टर्ब तो करेगा, बट जैसे कंपोस्ट, हम सॉइल के केस में कंपोस्टेबल एक वर्ड डिफाइन करते हैं, एयर और वाटर में जब वो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स मिलेंगे तो वहां वर्ड कंपोस्टेबल तो यूज नहीं होगा, बट वी हैव टू यूज सर्टेन टर्मिनोलॉजी एंड द पीरियड, सो दैट हम उसको अर्थ फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल सर्टिफाई कह सकें या कर सकें। तो ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है कि कैसे डिफाइन करना, बट जब हम गवर्नमेंट को लिखेंगे या कहीं किसी संस्था को लिखेंगे या कोई एक सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, हमको किसी वैल्यू पर आना होगा टू स्टार्ट विथ। So that is how we are starting, right? So we need subjective and objective approach, because products हर तरह के होंगे, एक टेलीविजन भी एक प्रोडक्ट है और एक प्लास्टिक बैग भी एक प्रोडक्ट है, तो ग्रेडिंग और उनके कैटेगरीज सब बनानी पड़ेंगी टू टू सर्टिफाई फॉर इट्स वर्दीनेस ऑफ बीइंग अर्थ फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल, और एक रेटिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज उसके 80% कंपोनेंट कंपोस्ट हो रहे हैं या 70% हो रहे हैं, तो इनकरेज भी करना है इंडस्ट्री को, इस तरह की इंडस्ट्री को, हाउ, तो एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी थॉट टू डिफाइन। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप ऑफ रिलेवेंट बिजनेसेस। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसकी कैटेगरी में आएंगी। सो एक तो हम ये जानते ही हैं कि ऑल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, जैसा हमने डिफाइन किया है, प्लास्टिक्स, कैरी बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, आजकल पैकेजिंग मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल आने लगे हैं, अगरबत्तीज, धूप जो फ्लावर से यूज होते हैं, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, सॉइल बेस्ड, केमिकल फ्री। अब केमिकल फ्री ही हमने लिखा है, इट इज रियली हार्मफुल केमिकल्स फ्री, क्योंकि देयर आर एवरीथिंग इज केमिकल। इनफैक्ट हम ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी जो आउटर बॉडी है, इट इज फिजिकल एंड इंटरनल इज ऑल केमिस्ट्री, बट ऑल केमिस्ट्री इज कंपोस्टेबल व्हेन इट गोज डाउन द अर्थ, except for the bones.
सो इसको भी डिफाइन करना होगा। सो ऑल दीज बिजनेसेस जो इस तरह के कैटेगरीज को डील कर रही हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं इस डिस्कशन में कि कैसे इनका बिजनेस जो है वो सस्टेन करवा सके। इन इस तरह के बिजनेसेस के फीचर्स क्या हैं? सो मैंने जो स्टडी किया उससे पाया कि नॉर्मली above businesses contribute to recycling, reuse, reduction of identified waste and retardation in degradation of earth environment। ये तो हुआ मोस्टली इनका काम। लेकिन जो स्मॉलर कंपनीज हैं, अब इसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी इसमें हैं, बट जो स्मॉलर कंपनीज हैं वो फर्दर कंट्रीब्यूट करती हैं बाय कीपिंग मोस्ट ऑफ द लोकल स्किल्स और क्राफ्ट इंटैक्ट, क्योंकि उन लोग मशीनरी यूज नहीं करते। तो जब नहीं यूज करते हैं तो इसका मतलब लोकल स्किल्स काम में आ रही हैं, thereby increasing the possibility of better income for artisans। सो ये जो बायोडिग्रेडेबल अर्थ फ्रेंडली जो बिजनेसेस करने वाले हैं, इनमें से जो स्मॉलर कंपनीज हैं वो फर्दर हेल्प करते हैं जो लोकलाइजेशन ऑफ जो इकोनॉमी है, जो सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी है उसमें। सच प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑफ सिटीजन्स। ये भी है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो प्रोडक्ट अर्थ फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, उसको कंजम्पशन अगर हम करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, तो हमारे हेल्थ पर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कम होंगे। तो और जब नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स दीज प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और ये इसको कोई ध्यान नहीं देता। हम कहते तो हैं, बट रियली इसको सर्टिफाई कोई नहीं कर रहा है। देन लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, बिकॉज लोकल लोग काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ एटसेट्रा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो तीन काम है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन एंड इम्प्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ, रियली ये जो तीन चीजें हैं ये बेसिकली हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी को हेल्प कर रही है। बिकॉज जो इकोनॉमी है उसका एक मेजर हिस्सा खर्च होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अर्थ एनवायरमेंट हेल्थ। तो जो बजट हम वहां खर्च कर रहे हैं वो अगर उसका 1% भी अगर हम इधर डाइवर्ट करें जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हो, तो शायद एक डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी डिस्कस होने लगे। सो ये रेडिकल थॉट्स हैं, मे बी क्रेजी, नोबडी विल बिलीव अस, एंड हम लोगों को पागल भी कह सकते हैं, बट स्टार्ट तो कहीं ना कहीं सोचना है ना, तो वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस। थर्ड पॉइंट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और efficiency for such products does not provide sufficient cost advantage to the businesses, especially smaller companies में। And one of the major reasons is कि जितने हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अभी तक हुए हैं, रादर मैं एक नया वर्ड अगर कॉइन करूं, कैन देयर बी ए अर्थ फ्रेंडली इंजीनियरिंग, कैन देयर बी ए अर्थ फ्रेंडली टेक्नोलॉजी? अब फोकस हो रहा है, बट शुरू में हमारी जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हुई 50 ईयर्स पहले की एटलीस्ट, उसका पर्पस था केवल यील्ड बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, नीड कंप्लीट करना, कॉस्ट कम करना, अवेलेबिलिटी करना, बट नॉट, और उन सब का इम्पैक्ट इनडायरेक्टली अननोइंगली होने लगा ऑन द अर्थ एनवायरनमेंट। तो इसमें काफी ज्यादा अर्थ फ्रेंडली इंजीनियरिंग में इनोवेशन की जरूरत है, अर्थ फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की जरूरत है, जो कि फोकस में अब डाला जा सकता है। नाउ इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, स्पेशली बड़े बिजनेसेस की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। ये प्रॉब्लम किस तरह की फेस करते हैं? तो अगर हम देखें, so there are large number of manufacturers of such products who have normally small businesses employing rural poor artisans, self-help groups. Manufacturing volumes are not high। एक तो ये डिफिकल्टी है उनकी, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ये तो बाद में देखेंगे डिफिकल्टी है या उनका एक
ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसेस का हिस्सा है. These businesses find it difficult to sustain their businesses as the cost of products are non-competitive against similar branded products with, with known health hazards after long-term use. We all know, एक तो ये, they are unable to get funds on marketing या generate नहीं कर पाते हैं. Their profit margins are unsustainable. Yes. Customers are normally price sensitive and are not aware of short-term, long-term benefits of such products. ये भी एक है. और इसमें fault किसका है वो बात की बात है, देखेंगे हम लोग. There is a lack of awareness on certification standards. There is no certification on value addition of such products in preventive health management of human beings and its biodegradability. मैंने इवन BIS का भी साइट देखा, खोजने की कोशिश की, कुछ क्लूज मिल रहे हैं, बट वो सब्जेक्टिव ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंसेंटिव्स, if any, offered by government are not directly available to manufacturers of these products, smaller companies, and so these do not provide price reduction possibility to ensure competitiveness in the market. Then लास्ट जो प्रॉब्लम जो मुझे लगा कि प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक सिंगल और मल्टी यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स, अदर प्रोडक्ट्स हैविंग इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट और अर्थ आर मच चीपर. And although government has banned the use of single use plastic, but that has not helped, we all know. Now, ये जो बिजनेसेस हैं ये लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, इस इन डिफिकल्टीज से निकलने के लिए, जो छोटे बिजनेसेस हैं. So I have just noted down some points, and this is open for discussion in long term, maybe at a forum also, even today, अगर time बचा तो. Understanding of science and efficiency of processes, ये अभी भी नहीं है. जो भी environment friendly product बना रहे हैं, वो एक उनका एक इमोशनल अर्ज तो है, एक मोटिवेशनल अर्ज है, और साइंस भी कुछ बेस है, बट कंप्लीट एफिशिएंसी लाने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उस पर फोकस नहीं है, और वो इनको एफर्ट करना है, चाहे वो ये करें या कोई और करवाए. राइट. इवन सोसाइटी को, प्रेजेंट सोसाइटी को और फ्यूचर जनरेशंस को ये कैसे हेल्प करेंगे प्रोडक्ट्स शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसको क्वांटिफाई करने का अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. और हमारे सामने एग्जांपल्स इवन आयुर्वेद का है. ऑल्दो आयुर्वेद को मैं इस कैटेगरी में अभी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अभी लास्ट 10-15 ईयर्स में काफी एडवांसमेंट्स हुआ है. उसमें डायग्नोस्टिक्स के टूल्स आने लगे हैं, डिस्कशंस उस तरह के होने लगे हैं. तो सिमिलरली उस तरह के स्टैंडर्ड्स यहाँ भी लाने हैं. सेकेंड पॉइंट है कि दे शुड रिलेट कॉस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विथ एक्सपेंडिचर और मेडिकल ट्रीटमेंट. ये गवर्नमेंट के लिए अगर वो रिलेट करना शुरू करें तो मे बी कस्टमर अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी. बिकॉज यही कस्टमर जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो अपना पैसा और समय अपने हेल्थ पे, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करते हैं, ये जानते हुए कि इसका नुकसान, इससे नुकसान हुआ है, बट वो इन जो हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज नहीं करते या बाद में यूज करते हैं. तो इसको रिलेट करना होगा इस तरह के जो बिजनेसेस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं. रिलेटिंग कॉन्शियस कंजम्पशन, कॉन्शियस कंजम्पशन इज ए टर्म कि अगर लोग कम खाना शुरू करें, कम यूज करना शुरू करें, इट इज समथिंग विच इज होलिस्टिक इन अप्रोच, बट मार्केट कभी होलिस्टिक अप्रोच को नहीं देखता जब तक कि भुगतता नहीं है. सो मैन्युफैक्चरर्स की ड्यूटी है रिलेटिंग कॉन्शियस consumption or purchase or use of such products with family and neighborhood health and its future. This will help. However, this requires investing in research and awareness drive. So it is not just marketing, it is also research और technical research. थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा सब्जेक्ट में, वो एफर्ट कहीं होना चाहिए.
Then of course creating USP of the products, creating user groups and generating awareness. वो आपने जैसे कहा कि ये मार्केटिंग में करना है, वो तो है ही है। बट मुझे सबसे बड़ा जो एक पॉइंट लग रहा है, एक तो रिसर्च जो ऊपर बात हुई, और दूसरा क्रिएटिंग ए कोऑपरेटिव और एसोसिएशन लाइक CII और फिक्की। मतलब मैं तो सोचने में क्या जाता है, मैं वहां तक सोच रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा ग्रुप बने जो धीरे धीरे लॉबी करे, या कोई जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ जोड़े अपने को, CII के साथ नहीं या फिक्की के साथ नहीं, बिकॉज ये कारपोरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज वो तो ये जो प्रेजेंट जो ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी है उसके ये बाई प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा जो गवर्नमेंट के साथ लॉबी करे अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए। एक्सपर्ट्स ग्रुप्स बनाने होंगे जो साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं इनके, उन पर थोड़ा मनन करें। और ये तभी हो पाएगा जबकि इनके पास पैसा हो और या बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो कि लोगों को जोड़ सके। सो कंपेयरिंग विथ प्रोडक्ट्स ऑन पैरामीटर्स। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि जब मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखता हूँ तो उसमें काफी अच्छी बातें लिखी रहती है, बट दे डोंट कंपेयर, और जो कंपेयर करते हैं वो बहुत थोड़ा सा होता है। सो इफ दे कंपेयर विथ other products on parameters like impact on human health, composting time। composting time बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब धीरे धीरे बन रहा है। इम्पैक्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कि जिस प्रोडक्ट से कंपेयर किया उसमें प्रिजर्वेटिव्स क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ पर, उसकी पैकेजिंग मटेरियल का इम्पैक्ट क्या है, उसके उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज किए हैं, ये काफी एफर्ट होना है इन चीजों पे। देन इन्वॉल्व खादी बोर्ड। और खादी बोर्ड की बात ऐसे आ गई कि अभी मैं 10 दिन पहले खादी ग्रामोद्योग गया था, वहाँ वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे बात हुई, एंड ही सजेस्टेड कि इस तरह के जो लोग हैं अगर वो हमारे पास लाए, खादी बोर्ड में लाए, तो हम उनका सामान बेच सकते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया कि जैसे गवर्नमेंट ने एक ONDC जो ओपन नेटवर्क, एक अमेजोन के कॉम्पिटिटर की तरह से एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म शुरू किया है, क्या खादी ग्रामोद्योग या खादी बोर्ड खुद अपना एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स शुरू नहीं कर सकता इस तरह के प्रोडक्ट्स का? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आई डोंट नो कितना सही है मेरा क्वेश्चन। तो ये बिजनेसेस कर सकते हैं। अब सजेशंस क्या है गवर्नमेंट को? एक तो समरी में अगर कहें, शॉर्ट में अगर कहें, तो ये है कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं, सिंगल यूज या मल्टी यूज, अब हम जानते हैं कि इको फ्रेंडली कंपोस्टेबल बैग्स आने लगे हैं। तो गवर्नमेंट अगर रियली सीरियस है तो जो प्लास्टिक कैरी बैग्स या इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पर, या जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उन पर, उनको क्या लग्जरी आइटम्स कंसीडर कर सकती है, क्या उनको हाईएस्ट GST कैटेगरी में डाल सकती है, एटलीस्ट ये मानते हुए कि प्लास्टिक जो है वो यूज करने वाले जो लोग हैं या गरीब लोग तो हैं, बट वो पैरेलल में उनको जो इको कंपोस्टेबल ब्लैक्स है उनको उतना ही चीपर करना होगा। और दुकानदार के लिए जो जो दुकानदार है जो प्लास्टिक बैग दे रहा है उसको ये महंगा पड़ने लगे या एटलीस्ट कंपेरेबल लगने लगे, तो इनका कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। Import of products of plastic packaging should be banned or should be taxed highly for recycling treatment cost। यहाँ कोई मुझसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आजकल तो इंडिया WTO का मेंबर है, तो इसको कैसे बैन कर सकते हैं? बट आई हैव ए क्लू एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज डन इट ऑल्सो, कि जो प्रोडक्ट उस कंट्री के इन्वायरमेंट को या उसके सॉइल को डिटेरियोरेट करे, या उसका कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट और द कंट्री हैज ए राइट टू पुट टैक्स ऑन सच इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट को खाली आगे आना है, एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज टॉयज के केस में ये हुआ है। जो दिवाली के समय टॉयज कम जो आए हैं, इट इज नॉट जस्ट कि लोग कॉन्शियस हुए हैं, इट इज मोर कि उनपे अब कस्टम्स पे भी काफी काम होने लगा है। And we will share this information later on. I have some proof also on this count. Then
और उस तरह के इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर एनवायरमेंट रिकवरी टैक्स टाइप का चीज डाला जा सकता है, वो गवर्नमेंट फ्री है ये करने के लिए। लास्ट जो आइटम्स है कि ए कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स शुड बी मेड फॉर विच प्रिवेलिंग प्रोसेसेस विथ लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ बी बैंड। जब सबको पता है कि सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है जो कि यूज किया जाता है आटे को प्रिजर्व करने में, एंड मे बी ये केमिकल अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, बट बेंजोएट तो है, और उस ये भी पता है कि उससे क्या नुकसान होना है, तो फिर क्यों नहीं उसको बैन किया जाए। तो ये एक प्रोसेस है जिसको सबको ध्यान देना होगा। फाइनली एक सजेशन गवर्नमेंट के लिए है अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, और ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन के लिए अवेलेबल होंगे, कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री कैन बी मैंडेटेड टू प्रमोट कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बिजनेसेस ऑफ such products which are beneficial for earth and human society. Such entity will be a nodal point for identification, certification, promotion of products, businesses, research, innovation for wider as well as deeper impact on preventive health care in society. And this entity can specifically deal with MSME startups. अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूपी स्टार्टअप है या कोई भी स्टार्टअप है, वो अलग से उनकी पॉलिसी इनके लिए नहीं आ रही है। मे बी वन ऑफ द रीजन इज कि ये इम्पैक्ट इनका दिखता नहीं है, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म फ्यूचर अपनी कंट्री का या अपने स्टेट का या अपने एनवायरनमेंट का, अपने सॉइल का दिखता है, तो एटलीस्ट एक कैटेगरी तो बनानी होगी। सो दिस एंटिटी कैन बी mandated to identify such smaller companies, their difficulties, and recommend measures to facilitate competitiveness of such products in the market. Then subsidy incentives need to be refined. ये गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ सब्सिडीज इंसेंटिव्स कर रही है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स, और एक छोटी कंपनी जो है इनका मीनिंग नहीं जानती। वो तो सीधे जानती है कि जैसे उसको कुछ सब्सिडी मिलनी हो या डायरेक्ट ट्रांसफर होना हो। जैसे गवर्नमेंट आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए कर रही है, उस तरह से, so that these companies can become self-reliant and sustaining. Maybe एक time bound period के लिए कर सकती है। A study on impact of preventive health care management for earth and human health on expenditure of medical treatment can be initiated by the government to spread awareness on need of use of earth-friendly biodegradable products. ये भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ये अभी फोकस नहीं हुआ है, लोग अपने आप में कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो है, government department and corporates should be mandated to use only those products which are biodegradable. The CSR policy for corporates or organizations can be suitably tweaked to allow them to use such products only. Rather, such manufacturers can be listed as vendors in the government list of vendors from where the purchasing is being done. And that's all. अब हमारे पास टाइम है डिस्कशन के लिए। सबको धन्यवाद। मयंक मणि जी, दीक्षित जी और डॉक्टर पारितोष जी और अनुष्का, आप लोगों के पास कुछ आइडियाज शेयर कर सकें। देखो बोला तो कुछ पूछिए, कहा था कोई बताइए तो पूछे। अब आपके पास समय है 5 मिनट, और मे भी आप कुछ ऐसा सजेशन दे सके, क्योंकि इसको मैं यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा, हाँ, और गवर्नमेंट को इसी में से लेटर लिखूंगा मैं, तो आप लोग सजेशन दीजिए। मैं बोल चुका काफी। सर एक्चुअली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में, कि जो भी कंपनी काम करती है उनका मेन मोटिव जो होता है, पहला तो अपनी कंपनी सर्वाइवल का है। यस। और कंपनी का सर्वाइवल सबसे बड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक बेनिफिट ना हो, मतलब प्रॉफिट ना हो, आई मीन टू से, नॉट बेनिफिट, एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूरी है। और प्रॉफिट इन द सेंस कि आपका जो
रेंट है और वेजेस हैं जो सैलरी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कुछ अदर मान ले, तो एक है मिनिमम आदमी को हाँ, सर्वाइवल आप स्पेसिफिक इसके बारे में बता सके, क्योंकि हम लोगों के पास 5 मिनट टाइम है। अगर कुछ क्रिटिकल बता सकेंगे ना तो क्या होगा कि इसको हम लोग डाल देंगे, उसमें यूट्यूब में भी चला जाएगा और लेटर में डाल देंगे। हाँ, तो इसमें ये कर सकते हैं, मेरा ये बिल्कुल स्पेसिफिक है कि अगर स्पेसिफिक जो इस मतलब सॉलिड वेस्ट या जो इस टाइप की इंडस्ट्री है जो हाँ, पूजा स्थल से सामग्री ले रही है, सीधा से उसमें एक पूजा स्थल से जो सामग्री ले रही है, इसमें ओके, फ्लावर आ गया और हाँ, जो भी आ गया, इनको गवर्नमेंट स्पेशल छूट दे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, जब तक ये एक प्रॉफिट के उसमें ना आ जाए, और उसके बाद जैसा गवर्नमेंट चाहे। ओके, ओके। सो ये अच्छी बात बताई आपने। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ हाँ दिन पहले गया था उधर मलिहाबाद के पास हिम्मत खेड़ा गांव में। वहाँ जो लोग खेती कर जी, रहे हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, और जो उसमें से मोटिवेटेड है वो 3 साल में वो कवर कर भी लेते हैं, बताते हैं। कवर कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि बिजनेस करने में जब तक हम लोग के पास ज्यादा लाइबिलिटीज आ जाएंगे तो हम अपने सर्वाइवल ही नहीं हो पाता। जब तक सर्वाइवल नहीं होगा तब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, और फिर कंपनी और इसमें बंद मेरा हो जाती पॉइंट है कंपनी। दूसरा है एक्चुअली। पॉइंट है कि जी रिसर्च जी, या नॉलेज अभी कम है इन टॉपिक्स पर। बिल्कुल कम है। सर्टिफिकेशन का हाँ प्रोसेस बहुत कम है, हाँ हाँ। और वहां वैसे पे फोकस। हाँ, एक हमारे दोस्त की इंडस्ट्री है जो अगरबत्ती बनाती है, मैं उससे भी एक बार पूछ लूंगा कि भाई अगर इस टाइप का कुछ प्रपोजल आता है तो आपकी कंपनी कैसे उसमें सपोर्ट कर सकती है। या हाँ, मयंक जी कुछ आपके, दीक्षित जी आपके आइडियाज। ठीक है सर, मैं सर तो इतना ही था। इसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि टैक्स हॉलिडे पीरियड का जो प्रोविजन गवर्नमेंट पास ऑलरेडी है स्टार्टअप्स के लिए और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कर दें 3 साल या 5 साल के लिए। हाँ, उसमें रेंट ही नहीं आता है, उसमें काफी कुछ हॉलिडे में आ जाते हैं, जैसे टैक्स जीएसटी में छूट मिल जाती है, हाँ, जो टेक्नोलॉजी लगाते हैं उस पे छूट मिल जाती है, इंटरेस्ट पे छूट मिल जाती है, बत्ती के बिल पे छूट मिल जाती है, हाँ, अदर तरीके के टैक्सेशन पे छूट मिल जाती है, और मार्केटिंग क्रेडेंशियल जो डेवलप करते हैं उस पे छूट मिल जाती है। जो जो इंडस्ट्री पॉलिसी के अंदर में 5 साल का टैक्स हॉलीडे पीरियड है, उसको अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसमें, तो काफी कुछ फायदा मिल जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को। नहीं बट ये लोग तो ऑलरेडी इसमें से कुछ स्टार्टअप तो है ही हैं और कुछ एमएसएमईज भी हैं, तो उनको छूट मिलती होगी मेरे ख्याल से। सर बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप को जो स्टार्टअप का अलग से पॉलिसी बनी प्रोविजन है, उसमें तो है ही ये 5 साल का बेनिफिट सारा, हाँ, 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 हाँ। है ना। और लेकिन एमएसएमईज के लिए भी है। हाँ, हाँ। तो जे- फिर इनके अब इनके जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आए फिर। सर वैसे तो देखिए इनका रॉ मटेरियल, कई बार क्या होता है कि नॉर्मल दे आर नॉट बाइंग, दे आर जस्ट प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, तो मार्केट से इनको सस्ते में मिल ही जाता है रॉ मटेरियल। और तो आई गवर्नमेंट ने थिंक अगर टैक्स अवेयरनेस, भी हाँ, छोड़ दिया, हाँ, ओके, अवेयरनेस की अगर प्रॉब्लम ज्यादा है कस्टमर में, हाँ। अवेयरनेस की प्रॉब्लम ज्यादा है, कि ऑलरेडी जिस तरीके की बात अभी हो रही है कि इनको टैक्स में छूट या किसी चीज में छूट मिलनी चाहिए, वो सारी पॉलिसीज हैं हमारे पास। हाँ, 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 या और तो इवन तीन गवर्नमेंट क्या साल करे। के नहीं, 5 साल के लिए पॉलिसीज हैं हमारे पास, बस अप्लाई करना और उसको समझने की दिक्कत है कि हमको कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से हमको बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज की। आ, नहीं, लेकिन एक चीज और आपकी बात से नजर आ रही है कि मान लीजिए कोई बहुत ही स्मार्ट भी हो स्टार्टअप, और कई लोग करते भी हैं सारे आपके प्रोसेस, जी बट जी। चूंकि अभी सर्टिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड्स है, जैसे हम बाकी प्रोडक्ट्स में देखें, एक बीआईएस के हम्म। पास एक पूरा प्रोग्राम है सर्टिफाई करने का, है। सर वो कहीं हम्म। इन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं दिखता है अभी। सर एक्चुअली क्या है कि जो फ्रेगनेंस हो गया, अगरबत्ती हो गया, इस तरीके का जो प्रोडक्ट है, इसके लिए अभी तक कोई काउंसिल है ही नहीं। या ये हैंडीक्राफ्ट में भी आ जाता